हेलो माय डियर स्टूडेंट। इससे पहले हम लोग कुछ चैप्टर खत्म कर चुके हैं और जो बोर्ड पे लिखा हुआ मतलब आपको दिख रहा होगा ना, इससे आपको पता चल रहा होगा स्पष्ट रूप से कि इससे पहले हम क्या खत्म किए हैं। सीधी सी बात है, यहाँ एप्लीकेशंस देख रहे हैं तो इसका बेसिक तो हम लोग पढ़ चुके होंगे ना, इसमें हम लोग क्या अप्लाई करेंगे वो तो पढ़ चुके हैं ना। चलिए, पढ़ाई लिखाई की बात तो होती रहेगी। थोड़ा सा ये बताइए आप लोग कि पहले एप्लीकेशन बनाने से पहले इससे पहले वाले चैप्टर किए हैं या नहीं किए हैं। यदि नहीं किए हैं तो उसको कर लीजिए, यदि उसको करेंगे तो ही इस पे आना आपके लिए वो प्रॉफिट या लाभदायक होगा, नहीं तो इसका कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उसको कीजिए, उस पर थोड़ा सा कमांड बना लीजिए, देन इसको कंटिन्यू करेंगे। और अभी तक जितना हम सीबीएसई का देखते आए हैं, कुल मिला की बात यह है कि सीबीएसई एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से ही क्वेश्चन को अच्छे से अरेंज करता है, ठीक ना। तो इसको करने के लिए आपको इससे पहले वाले जिस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसको कर लेना बहुत जरूरी है। यदि उसको नहीं कर पाइएगा तो फिर ये नहीं पल्ले नहीं पड़ेगी, और जो चीज़ पल्ले नहीं पड़ेगी तो फिर इंटरेस्ट ही नहीं रहेगी। अरे छोड़ो यार, जाने दो। तो हम लोग इस चैप्टर की बात करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलिए आइए, इसमें कुछ नहीं है, कुल मिलाकर के दो बातें हैं। दो बातें को समझने की ज़्यादा जरूरी है, और उसको हम एक क्या बोलते हैं, उसको एक नॉर्मल वे से आपके क्लासरूम से उठा करके आपके घर तक के दो एग्जाम्पल में चीज़ों को खत्म करेंगे, और दोनों एग्जाम्पल आपस में ही रिलेट होगा। एक बार नीचे से देखेंगे, एक बार ऊपर से देखेंगे। चलिए देखते हैं। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। नाम पता चल गया इसमें हम क्या करने वाले हैं, वो भी पता चल गया आपको। कुल मिला के वी स्टडी अबाउट इन प्रीवियस चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो वहाँ जो भी चीज़ पढ़ी है उसका यूज क्या है, उसको अप्लाई कहाँ करेंगे, तो उसके लिए बना है ये चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो हमारे लाइफ अराउंड में जो भी घट रहा होता है, जैसे किसी हाइट के टावर निकालनी है, या आप अपने घर से पड़ोसी के घर के आंगन में कुछ है, ठीक, उसको आप देख रहे हैं। बड़ी समझ लीजिए, बड़ी तो ऐसे होती है नहीं है, बड़ी को आप रिप्लेस कर सकते हैं जिससे मन हो उसे, उसको देख रहे होते हैं। और हम पूछ ले, आप जहाँ से खड़े हैं वहाँ से लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक, उसके परपेंडिकुलर जिस पॉइंट को देख रहे हैं उस पॉइंट से उस लाइन को मिलाइए और बताइए आप कितने हाइट पे खड़े हैं, या उस पड़ोसी के आंगन में जिस चीज़ को देख रहे थे वहाँ से और आप जहाँ पे खड़े हैं उस लाइन से कितना डिस्टेंस पे वो पड़ोसी खड़ी है, या मतलब खड़े हैं, जो भी हो, एनीथिंग डजंट मैटर, मतलब वो डिस्टेंस, वो हाइट क्या होगा, इस सब चीज़ को निकालने के लिए हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। अब मेरे लिए तो उतना पॉसिबल नहीं है ना कि अब टावर पे चढ़ें, इतना बड़ा स्केल नहीं होगा कि टावर की हाइट को मेजर करें। तो इस सब चीज़ को मतलब इजी वे में स्टडी करने के लिए इस चैप्टर को लोग पढ़ते हैं। यह जो एक टेक्निक घुसाया गया मैथमेटिक्स में, जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स बना ट्रिग्नोमेट्री, इसी सब चीज़ को देख करके कि मतलब कैसे इजी कर सके चीज़ों को। समझ रहे हैं बातों को? समझिए कि जैसे नदी में कोई सीप जा रही है और आप यहाँ पे खड़े हैं, सीप का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक ना। और तो इस सब चीज़, सीप हो या बैंक ऑफ द रिवर, बैंक किनारा, इस किनारे से उस किनारे, इस किनारे हम, उस किनारे तुम, समझ रहे हैं, उसके डिस्टेंस सबको मेजर करने के लिए हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। इसमें भी कुल मिलाकर फिर से मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ कि कंप्लीटली हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ेंगे, उसी के एग्जाम्पल या कुछ क्वेश्चंस को लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। उसको यदि आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो भी आप फॉलो कर रहे हैं कुल मिला के हो जाएगी, समझ जाइए, बन जाएगी क्वेश्चन। बस इसको थोड़ा सा रन कराइएगा, आसानी से बन जाएगा। और मैं कितना भी क्लास में पढ़ा दूँ या कुछ भी करा दूँ तो उससे आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा जब तक आप खुद उस पर अपना एनर्जी खर्च नहीं कीजिएगा। एनर्जी खर्च कीजिएगा, दिमाग लगाइएगा, मेहनत कीजिएगा, तो ही कुछ हो पाएगा, ठीक। तो चलिए सारे भाषण को छोड़ छाड़ के इसके तरफ मूव करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के नाम नहीं लिख रहे हैं, वो हम बता चुके हैं। इसको देखते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे बोले हैं कि दो एग्जाम्पल देंगे, दो एग्जाम्पल में आपका चीज को मतलब क्लियर हो जानी चाहिए। समझिए कैसे।
ये कोई छत है, ये हो गया ग्राउंड लेवल, इसको कह दीजिए आप ग्राउंड लेवल। ठीक, ग्राउंड लेवल यहाँ पे आपका आई है, कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये डायग्राम क्लियर है? देखिए, यहाँ पे कुछ लिखे हैं, लाइन ऑफ साइट। साइट मतलब जिस चीज को आप देख रहे हैं, दृश्य, मतलब इस लाइन पे, इस एंगल पे, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल तो फॉर्म होगा ना, एक हॉरिजॉन्टल के साथ, ये ग्राउंड लेवल के साथ, एक आप जो अपना गर्दन उठा के ऐसे देख रहे हैं किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर, उसके साथ जो इस लाइन से एक एंगल फॉर्म हो गया। ये एंगल किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मेरा सर उठाना पड़ रहा है। मान लीजिए आप अपने स्कूल से सब दिन घर जाते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे जाने के बाद आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं एक छत को देखने से, क्योंकि वहाँ पे एक परी है जो सब दिन खड़ी रहती है, अब बिना चाहे उसको देख लेते हैं। ठीक, उस दरमियान जो उस देखने में जो आप अपने सर को उठाए, जो एंगल फॉर्म हुआ, उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एक नया टर्म घुसा यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कुल मिलाकर के एक छोटी सी बात में मैं आपको समझा दूं, किसी भी चीज को नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है। आई बात समझ में? नीचे से ऊपर देखते हैं, उस टाइम ड्यूरेशन में जो एंगल फॉर्म होगा लाइन ऑफ साइट के साथ और हॉरिजॉन्टल के साथ या ग्राउंड लेवल के साथ, उसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। बात ठेठ भाषा में है, नीचे से ऊपर देखना एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है, आगे कुछ नहीं है। एंगल ऑफ एलिवेशन के बाद खत्म हो। इसको हम एक अपना लिख भी देंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। चीज समझ गए ना कि नीचे से ऊपर उठा के देख रहे हो तो नीचे से ऊपर देखना। ठीक, नीचे से ऊपर देखना एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो गया। अब उसका एक इमेजिनरी डायग्राम अपने माइंड में ड्रॉ कीजिए। नीचे से ऊपर देख रहे हैं, जिस लाइन पे देख रहे होंगे उसको कह देंगे लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट ये टेक्निकल वर्ड अपना इसमें मैथमेटिक्स में वो नाम दिया है, आप समझने के कुछ भी वहाँ पे कर सकते हैं। हम ऐसे देख रहे हैं, मेरा हो गया लाइन ऑफ साइट, जहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं, ग्राउंड पे खड़े होंगे, ग्राउंड वाला लाइन को इमेज कर लीजिए, उससे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीजिए, और जिस चीज को देख रहे थे जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया ग्राउंड लेवल पे, दोनों को मिला दीजिए। इस यदि सबको मिलाइएगा आपको यहाँ पे कुछ कोई एक ट्रायंगल फॉर्म होता दिखेगा। जो ट्रायंगल फॉर्म होता दिखेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल की तरह कुछ न कुछ दिखेगा, क्योंकि हम इसको भी हॉरिजॉन्टल वाला तो हॉरिजॉन्टल नहीं रहे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ 90 डिग्री फॉर्म हो गया। समझ गए बात? राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। इसको अब हम घर से हटा करके अलग ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये हो गया जो चीज एक्सप्लेन कर रहे थे उसका डायग्राम। यहाँ पे एंगल थीटा है, कुछ ना कुछ हाइट होगा, ये हाइट, ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस को होगा, x मीटर, h हाइट। ये जो लाइन है इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट।
हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल, ये हुई आपकी फाइनल डायग्राम एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए। इसको इस थीटा का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। आई बात समझ में? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन वो होता है जिसमें किसी भी चीज को नीचे से ऊपर देख रहे होते हैं, ठीक है? किसी न किसी लाइन ऑफ साइट पे किसी भी चीज को नीचे से ऊपर देख रहे हैं। आप अपने घर के एक कोना में खड़े हो जाइए, दूसरे कोना को देखिए, छिपकली होगी, कुछ भी होगी, जो भी हो, उस कोना को देखिए और एक ट्रायंगल को फॉर्म कर लीजिए, इमेजिनरी ट्रायंगल फॉर्म कीजिए। आप जहां से देख रहे होते हैं लाइन ऑफ साइट को लेकर के और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर के ग्राउंड लेवल पे, उस बीच में जो भी एंगल फॉर्म होगा उस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इतना ही बात है, इसमें कुछ नहीं है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में तो डायरेक्टली लिख देता है एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से एंगल मिला देंगे, ठीक? और दूसरा भी आएगा, उसको हम फिर से देखेंगे। ये चीज क्लियर कर लीजिए। एंगल ऑफ एलिवेशन का हम थोड़ा सा डेफिनेशन लिखा देते हैं, उसको लिख लीजिए। इसमें सीधी सी बात है, एंगल फॉर्म बाय लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दैट वॉयज। या समझ रहे हैं ना, जो स्टूडेंट या कोई भी देख रहा है, इसको लिख लीजिए, इसको इरेज करते हैं। इसको आप मीनार कह लीजिए या होम कह लीजिए, होम कह रहे थे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आगे की बात ये है कि उसमें कौन ऑब्जेक्ट या किसके साथ एंगल बना रहे थे वो लाइन में लिखा गया है। ऑफ द मीनार, मीनार मतलब ये जो भी है, या एनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फ्रॉम, ऑब्जेक्ट जो कहाँ होगा, टॉप पर होगा, ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो ग्राउंड ऑब्जेक्ट होगा इसको लिख दीजिए ग्राउंड पे, या स्टूडेंट। आई बात समझ में? ये हो गई एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात खत्म हो गई। अब इसमें एक फिर से है अदर चीज जिसको हम लोग पढ़ेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस दूसरा टर्म है एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसमें आपको हम सब कुछ समझा दिए हैं। उसमें एक ही चीज कर दीजिए, आप इतना दिन से उसको देख रहे थे, स्कूल से जा रहे थे, छत पे देख रहे थे, एक दिन ऐसा
जैसा आया, जो भी हो रीजन, जो भी हो वो भी आपको देख लिए ऊपर से, समझ रहे हैं? वो भी आपको अब यहां से देखना शुरू कर दी, अब यहां से देखना शुरू कर दी। आप फिर से ग्राउंड पे खड़े हैं, यहां से देखना शुरू की, फिर से आप ग्राउंड पे, फिर एक लाइन यहां से ड्रॉ कीजिए ग्राउंड लेवल। ये अब देख लीजिए यहाँ पे कोई है, अब की बार ऊपर से नीचे देख लीजिए, फिर से लाइन ऑफ साइट तो यही रह जाएगा। ये हो गया ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के पैरेलल जो एक लाइन ड्रॉ कर दिए हैं। क्या हो गया ये? एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई बात समझ में? अब इस डिप्रेशन का नाम से चेंज कर दीजिए, एंगल फॉल पैरेलल लाइन ऑफ साइड विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। कहां से? फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द ग्राउंड लेवल, टू द ग्राउंड लेवल। अब यहां से ये नहीं होगा कि ऊपर से नीचे देख रहे हैं, इसको भी सीधा सीधा ठेठ भाषा में समझ लीजिए। किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ठीक ना, वहां पे हॉरिजॉन्टल के साथ जो आपके आई से एंगल फॉर्म होगा, नीचे ऊपर से नीचे देखने के ड्यूरेशन में, ऊपर से नीचे देखने के ड्यूरेशन में जो हॉरिजॉन्टल को लेकर के, हॉरिजॉन्टल लाइन को लेकर के और आपके आई के साथ एंगल फॉर्म होगा, उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एनी डाउट? अब इसमें क्वेश्चन कहां से कैसे बनता है? इसमें क्वेश्चन मतलब किस किस फ्रेम में डिजाइन हो सकता है, वो दो तीन चीजों को ऐसे एग्जांपल से देखेंगे, उसके बाद तीन चार क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। इरेज करते हैं इसको। इसमें भी देख लीजिए ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। एक को समझ लीजिएगा तो दूसरा को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। एक को नीचे से, एक ऊपर से, इसमें भी ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए। अब हमारे से ट्रायंगल हो गया, इसे ये डिस्टेंस x हो गया, x डैश, ये h डैश, क्योंकि इसमें हम h लिए हैं, x लिए हैं, तो h डैश कर दीजिए, h डैश कर दिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। इसमें नीचे लिखे नहीं है, लिख लेते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन नोट कर लीजिए। और नोट क्या कीजिएगा, इसको दिमाग में अच्छे से नोट कर लीजिए। नीचे 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 से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। और उस सारे जो आपका वो घटना घट रही थी, सारे इवेंट को लेकर के एक ट्रायंगल को फॉर्म कीजिएगा। उस पर सब कुछ थीटा बीटा पुट कर दीजिए, बात खत्म। केस करते हैं। इसमें हम दो तीन फॉर्मेट देख लेते हैं कि किस फॉर्मेट में कैसे क्वेश्चन बनता है। फॉर्मेट को देखेंगे थोड़ा सा और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। चलिए फॉर्मेट देखिए। ये h हाइट का कोई मीनार है, यहां से यहां x डिस्टेंस एज्यूम करके कुछ भी है, मतलब जैसे आप हैं, एक बार ये देखा कि आप मीनार के टॉप मोस्ट पॉइंट को देख रहे हैं एंगल थीटा पे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट। कहां से? ग्राउंड से 20 मीटर के दूरी पर। ग्राउंड से आप मतलब ग्राउंड सॉरी मीनार से 20 मीटर के डिस्टेंस पर आप खड़े हैं और मीनार के टॉप मोस्ट पॉइंट को देख रहे हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट या फाइंड द हाइट ऑफ मीनार। आई बात समझ में? कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा? ये हो गया सबसे बेसिक क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन। ये हो गया मीनार का टॉप मोस्ट पॉइंट।
आप यहाँ से 20 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं, एंगल का वैल्यू है थीटा। सब जगह हम थीटा के वैल्यू अलग अलग लेके देखेंगे। अभी जनरल केस समझ लीजिए, हम थीटा ही प्रूव कर रहे हैं, तभी 30 डिग्री या कुछ भी एनीथिंग जो भी स्टैंडर्ड आप याद किए होंगे 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर वो रखेंगे तो फिर क्वेश्चन के फ्रेम बार बार आपको चेंज करना पड़ जाएगा। तो इस केस में क्या है, आप हमको बताइए हाइट ऑफ द मीनार क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा या कैसे बनाइएगा। ये होगा आपका सबसे पहला केस। यदि पहले वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको थीटा में और हाइट में या जो भी है बेस में किसी न किसी चीज आपको एक रिलेशन पता हो, मतलब पता होगा। एक क्वेश्चन में हम लिए थे जिसमें कि टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ था, तो साइड का लेंथ पूछ रहा था, तो वही है ना जी, ये भी तो ट्रायंगल बन गया। अब हाइट ऑफ मीनार को भूलना चाहिए, हाइट ऑफ मीनार से क्या मतलब है, कुछ नहीं है, बस वहाँ पी और बी के जगह पे एच और एक्स आ गया है। अब तो ट्रायंगल हो गया ना, आप ट्रायंगल का साइड का लेंथ हमको बता दीजिए। मीनार गई, मीनार जहाँ था वहाँ चल गया। मीनार से हमको सिर्फ इतना डिजाइन करना था कि क्वेश्चन क्रिएट हो जाए जो आज तक हम पढ़े हैं उसके फॉर्म में क्वेश्चन को क्रिएट करना होता है। बहुत बहुत बड़ा बड़ा लैंग्वेज आएगा क्वेश्चन में। अबे उतना लैंग्वेज का क्या मतलब, उसमें आप सिलेक्ट करनी है, क्वेश्चन पढ़िएगा, ऐसा नहीं क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। चीज़ को सिलेक्ट करके डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और डायग्राम को ड्रॉ कीजिएगा तो आपको दिखेगा भाई तो ट्रायंगल है, इसमें क्या अप्लाई कर देंगे, टेन थीटा जैसे अप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा इसके और इसके बीच में रिलेशन। ये आपको दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, एच निकल जाएगा। कभी ऐसा होगा कि ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, तो थीटा निकाल लीजिएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द मीनार, ठीक, ये हो गया आपका मीनार। बस लगाइए टेन थीटा। हम आपको एक चीज फिर से रिकॉल करा दे रहे हैं। पी बाई बी होता है टेन थीटा बराबर, थीटा के ऑपोजिट साइड जो होता है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। ये रिकॉल इसलिए बार बार करवा रहे हैं कि यहाँ पे आदमी कंफ्यूज होता है, पी बाई बी रख लेता है, एक बार पी इसको डिनोट कर देता है, बी इसको डिनोट करता है, उसको लग जाता है कि हो गया, यही ब्रह्मास्त्र है। अरे नहीं भाई, चेंज होता है सिचुएशन के साथ, समझिए चीजों चेंज होता है, चेंज हो गया। अगर यहाँ थीटा लेंगे तो ये पी की तरह काम करेगा, यहाँ थीटा लेंगे पी की तरह काम करेगा, हो गई। अब यहाँ से आप प्रूव करके निकाल लीजिएगा। अगर थीटा दिया रहेगा, मान लीजिए थीटा आपको दिया है 30 डिग्री, तो उसको सॉल्व कर लीजिए। टेन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3 एच, एक्स दिया है 20, √3 मीटर, समझ गए। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं है, इसी टाइप से क्वेश्चन डिजाइन होगा। अब आपको कह देगा, एक तो ये फॉर्मेट दे लीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे क्या बना, एक और समझ लीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से देख रहे हैं ना आप ऊपर, तो यहाँ पे बना एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एक केस ऐसा होगा, दूसरा केस केस 2 देखिए। यहाँ से ऑब्जेक्ट देख रहा है, क्या कर रहा है, अब यहाँ सब देख रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे जो भी है देखने वाला ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे कोई स्टोन पड़ा है, उसको मतलब वो उसका स्टडी करना चाहता है, वहां से देख कर उसके बारे में जानना चाहता है। यहाँ पे कोई स्टोन पड़ा है, ठीक, स्टोन पड़ा है, उसको वहां से देख रहा है, ये आई यहाँ, तो इस केस में क्या कीजिएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन का फॉर्म हो रहा है, तो अब थीटा यहाँ हो जाएगा, समझ रहे हैं, थीटा वहां हो गया। अब इसको सोल्व कर देंगे, देन पूछ देगा कि इससे कितना मीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है, इससे कितना मीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है, क्या कीजिए। देखिए अगर फिजिक्स पढ़े होंगे
अलग एप्लीकेशन लग जाएगा, जाने की बात हो जाएगी। सबको छोड़िए, फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सीधी सी बात है। इसका हाइट दे रहेगा और ये दे दिया है, मतलब जो भी हो, मीनार मीनार कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, सीध है वो एज्यूम कर लीजिए, ये दिया रहेगा तो फिर से यहाँ पे थीटा लगा दीजिए, आपके बार ये है थीटा, कैसे कीजिएगा इसको। और ये भाई थीटा तो ऊपर में आ गया, इधर ट्रायंगल फॉर्म में आ, क्या करें, अरे फॉर्म कर लो ट्रायंगल, कुछ नहीं है। एक छोटी सी बात बताते हैं, 9th या 8th क्लास में पढ़े होंगे, ट्रांसवर्स एंगल, दोनों पैरेलल के बीच में इधर से ये दोनों पैरेलल लाइन है, काट कर दीजिए, बताइए यहाँ जो एंगल थीटा होगा यहाँ एंगल थीटा होगा। अच्छा, ऐसा कुछ होता है रिलेशन, देख लीजिएगा। आगे बात समझ में, एक केस और देख लीजिए, मतलब एक दो केस, इसके बाद क्वेश्चन से इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एकदम बेसिक बेसिक खेलेंगे हम लोग, कोई हेफेचार चीज नहीं होगा। समझने के लिए आपको बेसिक की जरूरत पड़ती है, समझ रहे हैं चीजों को समझने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम एक बोर्ड का क्वेश्चन छाप दिए उसको सॉल्व किए जा रहे हैं, अरे भाई सॉल्व हो जाएगी, समझ तो ले, पहले पहले चीज को समझ लेना जरूरी होता है, सॉल्व तो कर ही देंगे, सॉल्व हो जाएगी। इसकी छोटी छोटी चीज़ों से कुछ मतलब टर्म को समझिए, किस केस में क्या एंगल अप्लाई करेंगे, कैसे डिस्टेंस को मेजर करेंगे, कहाँ से थीटा को कैसे मैनिपुलेट करेंगे, उस चीज़ टर्म को समझ लीजिए। बड़ा बड़ा क्वेश्चन को तो आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, महारथी बन जाइएगा, मतलब कमांड हो जाएगा ना बेसिक पे। समझने टाइम एकदम अस्थिर रहना चाहिए, कोई भी चीज़ को समझने टाइम, स्टार्टिंग करने टाइम अपने आप को कॉन्स्टेंट रखिए, बस समझनी है, दौड़ भाग मत कीजिए। हम बार बार करें, दौड़ भाग मत कीजिए, दौड़ भाग से आपका टाइम ही लॉस होगा और नहीं कर पाइएगा चीज़ों को। दौड़ भाग करने से नहीं होती है, ठीक। और जो होती है कि मतलब ब्रेन में बहुत सारे मतलब चीज़ें चलती रहती है, हो क्या क्या कर रहे हैं, रेटिंग जा रहा है, भाई मेरा रेटिंग खराब है, आप सुधारो, ठीक। यदि मेरी लैंग्वेज कुछ अजीब सा जा रहा, नहीं हो पा रही है, तो आप उसको आप कंसंट्रेट करके उसको सुनो, क्योंकि सीखना तो आपको है। हम तो बता रहे हैं, हम ट्राई करेंगे कि हम आपको अच्छे से बताएं कोई भी चीज़। हम आपको, मेरा हमेशा ये प्रयास रहेगी आपको हम बहुत बढ़िया से बढ़िया तरीका से एक्सप्लेन कर सके, बढ़िया से बता दें, लेकिन उसके बावजूद भी आपको भी थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा। कभी लैंग्वेज फास्ट निकल गई तो उसको आपको कंप्रोमाइज़ करके थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके उस चीज़ को आपको देखना होगा। ऑनलाइन में ये सब थोड़ा सा हो जाती है प्रॉब्लम, अगर सामने अगर कंटेक्ट रहती है तो फिर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है। आप 10 बार हाथ खड़ा कीजिए, यहाँ भी कर सकते हैं, फिर आप यहाँ पर कमेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए, उसको हम देखेंगे, ठीक। चलिए थोड़ा सा एक केस और देख लीजिए, देख लेते हैं उसको, बस ऐसे समझ लीजिए। बैलून है, ठीक, बात आ गई बैलून की। बैलून 200 के मीटर पे, 200 ये हो गई, यहाँ से 200 के मीटर पे यहाँ बैलून है, ये फिर से ग्राउंड लेवल, ठीक। चलिए अभी नंबर हम हटा देते हैं, हम एक्स ले लेते हैं। एक्स मीटर पर एक बैलून है जो ठीक था, और इस लाइन पे आप कहीं कहीं खड़े हैं, इस लाइन पे आप कहीं कहीं खड़े हैं। स्टार्टिंग में ये बैलून यहाँ था, आप इसको कुछ एंगल पे देख रहे थे, अल्फा एंगल पे देख रहे थे, लेकिन विंड की वजह से क्या हो गया, विंड हवा की वजह से विंड चली, विंड की वेलोसिटी की वजह से बैलून में कुछ ना कुछ वेलोसिटी आया, बैलून चलना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, बैलून चलना शुरू कर दिया, बैलून चल के यहाँ से यहाँ तक आ गया, आपके बाद बैलून यहाँ आ गया, तो आपका एंगल क्या हो गया, आपके बाद एंगल बीटा हो गया, ठीक, आपकी बार एंगल बीटा हो गया। देन कहेगा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून, देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। तो कैसे कीजिए, फिर से सोचिए, ट्रायंगल को फॉर्म कीजिए, ट्रायंगल कैसे फॉर्म करेंगे, सोचिए एक बार, ट्रायंगल कैसे फॉर्म करेंगे। भाई यहाँ से यहाँ चले जाओ, ठीक, और यहाँ से यहाँ आ गए,
हम सीधा बोले, जहाँ पे ऑब्जेक्ट चल जाता है ना, या कोई भी चीज़ ट्रेवल करके चल गया, सब जगह से एक बार इमेज करके इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लीजिए ग्राउंड लेवल से। नॉर्मल सी बात है, कुछ ना कुछ हमको मिलना चाहिए ना, हवा में कैसे समझिएगा कि बैलून यहाँ था यहाँ चल गया। ब्रेन में कोई चीज़ का फिगर बनेगा तब ना उस पर आगे आप काम करने के लिए दौड़िएगा। जब तक फिगर बनेगा ही नहीं, आप उसको सोचिएगा ही नहीं, तो कैसे काम कर पाइएगा। मतलब एक बार इमेज कीजिए, और हम भी इमेजिनेशन करते हैं कि क्या क्या हो गया। अब इसमें सबसे बड़ी बात है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। और ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट रखते हैं, रख देते हैं ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट। अब की बार जहाँ भी हो, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ, ये कहाँ आ गया, यहाँ सब कुछ मिल गया। इनिशियली में बैलून यहाँ था, ठीक। अब की बार कहाँ जाएगा, बैलून यहाँ आ गया, तो मिलाइए 30 डिग्री लीजिएगा 60 डिग्री। अगर इसमें कुछ वो फिर से कैसे क्रिएट हो जाएगी कि एक बार कि एंगल जो भी बड़ा होगा वो हमेशा जो भी हाइट होता है ना उसके नज़दीक रखा जाएगा। आप इसको चीज़ को समझिए, एक मिनट सोचिए ऐसा क्यों होगा। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, इस लाइन पे नहीं लीजिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये हो गया ऑब्जेक्ट आया। इसको समझ देखिए, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक देख रहा था, ठीक। इस केस में बैलून यहाँ पे मतलब रुका हुआ है विंड में, ठीक। लेकिन फिर वही हॉरिजॉन्टल लेवल में वाइड डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, वाइड डिस्टेंस ट्रेवल करके विंड की वजह से, वाइड डिस्टेंस ट्रेवल करके विंड की वजह से बैलून यहाँ आ गया, बैलून यहाँ आ गया। अब बताइए क्या होगा, फिर कुछ एंगल कौन हो जाएगा। हो गया एंगल कौन। अब इसमें आप हमको बताइए कौन सा एंगल बड़ा होगा, कौन सा एंगल छोटा होगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, सोचिए कौन एंगल बड़ा होगा, कौन एंगल छोटा होगा। हम इसको डिनोट कर दें अल्फा, इसको डिनोट कर देते हैं अल्फा, फिर इसको डिनोट कर देते हैं बीटा, अल्फा बीटा। क्वेश्चन एवरेज कीजिए कौन सा एंगल बड़ा होगा। बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, दिख रहा है भाई, बीटा इज ग्रेटर देन, पूरा बोलिए बीटा ग्राउंड लेवल से, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, कोई अच्छी बात नहीं। और इस केस का बनेगा तो दो ट्रायंगल मिल गया ना आपके पास, एक बार 10 अल्फा इसमें लगा दीजिए, 10 अल्फा लगा दीजिएगा, एक्स मीटर क्या आ जाएगा, 10 अल्फा लगाइएगा इस वाले ट्रायंगल में, ये पूरा निकल जाएगा। फिर इसमें लगाइएगा तो ये निकल जाएगा, पूरा में से इसको हटा लीजिएगा, ये बच जाएगा। ग्राउंड लेवल का डिस्टेंस मिल गया, ग्राउंड लेवल में ये भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये मिल जाएगा। क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे, हम आपको फॉर्मेट समझा रहे हैं क्या कैसे हो सकता है। एक फॉर्मेट ये हो गया, बैलून स्टेट मतलब वो ट्रेवल कर गया स्ट्रेट लाइन में, तो उस केस में कैसे निकाला जाएगा डिस्टेंस, सब वो क्वेश्चन से देखेंगे। एक केस ये देख लीजिए, फिर से ग्राउंड लेवल हम ले रहे हैं, यहाँ पे कोई जीटी है, पहले यहाँ पे थी, आपका आई यहाँ पे है, आपका आई आंख यहाँ पे है। इससे पहले आप इसको देख रहे थे अल्फा एंगल से। आफ्टर सम टाइम यह कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके ऊपर चले गया इसी लाइन पर। भाई आई तो एक के जगह रहेगा ना, हम आई को वहीं पे रोक दिए हैं तो आई तो वहीं रहेगी ना। आप ऐसा तो नहीं कि अब चीटी जा रहा है तो ऐसा तो आंखों को उठा के निकाल देंगे, ऐसा नहीं। आई वहीं पे है, उसी लाइन पे आई है, लेकिन ऑब्जेक्ट ऊपर चले गया है। सेकंड फाइंड ये, अब ये फाइंड कीजिए, कोई बात नहीं, दो ट्रायंगल फिर से मिल गया है, दोनों से लगा देंगे, कुछ ना कुछ रिलेशन निकालेंगे, सॉल्व करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। ये सब बनती है फॉर्मेट। इस सब फॉर्मेट को
देखा जाएगा, बढ़िया से देखा जाएगा, हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से समझेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, उसको अच्छे से समझेंगे। बस 4-5 क्वेश्चन करेंगे, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। हमको इतना उम्मीद है, इस फॉर्मेट को जितना हम बताए हैं, बस आप इस फॉर्मेट को भी अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि हम उसमें एक क्वेश्चन भी ले लिए थे, वो 10-30 डिग्री रख करके। उस फॉर्मेट को आप अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपका उसमें पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। पेशेंस तो सब कुछ में चाहिए ना भाई, विदाउट पेशेंस का क्या करोगे? पेशेंस रखना होगा। हम स्टार्टिंग में ही बोले थे, मेरे साथ बैठे हो, पेशेंस रखो। पेशेंस नहीं है तो यहाँ रुकने का फायदा नहीं है। बहुत धीरे धीरे कराएंगे, छोटा छोटा। कितना देर का 20 मिनट्स का अप्रोक्स लेक्चर बनता है, कोई भी लेक्चर 30 मिनट्स का बनेगा। 20 मिनट्स पेशेंस से नहीं बैठ सकते हो या उस चीज़ को सोच नहीं सकते हो, क्या उम्मीद करेंगे? और इतने देर में, मतलब इतने आसानी से सब कुछ खत्म होगा, सब कर लेंगे। हमको विश्वास है, आपको भी विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं, और समझाएंगे चीज़ों को, मतलब बुझा देंगे, बुझ जाइएगा, समझ जाइएगा। ठीक, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, स्टडी कीजिए। क्या करेगा भाई?